नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। 801 पेपर यानी कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास प्रथम वर्ष वालों की सब्जेक्ट है। ये पहली सब्जेक्ट है, इसी का आपका पहला पेपर होगा। ठीक है, MPDLED प्रथम वर्ष क्लास आपकी ये पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, प्रथम क्लास यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पहली क्लास। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लास आएगी, तीसरी क्लास आएगी। जितने भी बाल्यावस्था एवं बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बंटी क्लास है यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें बंटी क्लासेस को। और इस वीडियो पे कम से कम आप 500 लाइक कराएंगे ना। 500 लाइक होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की। आज ही क्लास से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, क्योंकि ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम करा रहे हैं। MP बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। ठीक है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। कितने अंक का होता है? 70 अंक का होता है। इसमें आपको पास होने के लिए मात्र 28 अंक लाने होते हैं। 28 अंक लाओगे आप इस पेपर में तो आप अच्छे नंबरों से इस पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी कि कॉपी जो एग्जाम होता है उसमें जो आपको टाइम मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। 3 घंटे का आपके पास समय रहता है। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 28 अंक लाने, आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना है अच्छे से। ठीक है, तो इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, आज ही क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है साथियों मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम पेपर पैटर्न पर ये आधारित क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के सारे क्वेश्चन इसी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ छोटी सी। अगर आपने अभी तक बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें, कोर्स ज्वाइन कर लें। उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। अगर आप 90+ बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी पैसे खर्च करें और बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लें। पैसे में मतलब आप कंजूसी ना करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप में से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी हैं जो मतलब नोट्स वगैरह लेना ही नहीं चाहते हैं, आप वैसे ही पास होना चाहते हैं। भाई वैसे पास कैसे हो जाओगे? आप थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप DLED कर रहे हैं वो 1 लाख, कोई बच्चा 1 लाख प्लस में कर रहा है, कोई 90,000 में कर रहा है, तो ये पैसे बहुत होते हैं। आपको अच्छा स्कोर बनाना है MPDLED में। अगर आप MPDLED में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो। उसमें ब्लूप्रिंट, PYQ वगैरह आप पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं MPDLED में। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ब्लूप्रिंट वगैरह ऑब्जेक्टिव भी हम अलग से कराते हैं, वीडियो क्लासेस देंगे आपको। तो आप बंटी क्लासेस का नोट्स वगैरह जो कोर्स है वो ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर लो जल्दी से। ठीक है, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये आज की क्लास है ना, बिल्कुल आप एग्जाम में बैठे ऐसा सोचिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम आपको आज ही क्लास में करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दो अच्छे से और सभी जगह शेयर कर दो। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी जगह शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक तो भैया आपको 500 लाइक करानी है इस पर कम से कम, तभी आपकी नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। लाइक कराओ 500 लाइक। ठीक है, और 500 लाइक होते ही आपकी वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास आ जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो 500 लाइक करा दो जल्दी और शेयर कर दो सभी जगह। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और MPDLED की हर एक जानकारी अपडेट्स लेने के लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थान भरिए। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सेट के हिसाब से, सेट आपके पेपर का कोई सा भी हो सकता है, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D हो सकता है। ठीक है, प्रश्न समान रहेंगे, बस क्रम ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई प्रश्न 1 नंबर पे तो कोई 2 नंबर पे पहुंच जाएगा, कोई 3 नंबर पे पहुंच जाएगा, लेकिन प्रश्न सभी पेपरों में एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान वाला जो पेपर है, जो पहला प्रश्न है वो 5 नंबर का रहता है। 5 नंबर का रहता है। इसके अंदर एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं जो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इनमें जो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे, प्याजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन लगभग कम से कम 6-7 बार अब तक पूछा गया होगा MPDLED में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।
पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक की अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पियाजे के अनुसार जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है वो कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। ये रिक्त स्थान में, आवास आदि में भी आपसे पूछ सकता है, एक वाक्य में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपसे 2 नंबर का यही क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कैसे लिखना है, थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या हमने कर रखी ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा प्रतीक, भाषा और कल्पना का प्रयोग करता है। जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसमें क्या क्या यूज करता है बच्चा, प्रतीक, यानी बच्चे यानी कि बालक क्या करता है, प्रतीकों का यूज करता है, भाषा और कल्पना का प्रयोग करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तर्कपूर्ण विकसित नहीं होता है, वो तर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझ आएगी क्लास। ठीक है, अच्छे से फुल वॉच कर ले, 2-3 बार देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद ये अगर आपने बंटी क्लासेस का कोर्स लिया है तो ये सारी जो PDF है, नोट्स क्लास वाली PDF है, और इम्पोर्टेंट और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, PDF वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता खाली जगह। आपको ये खाली जगह बननी है। व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा का एक सिद्धांत है। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो शिक्षा का एक सिद्धांत है। तो कैसा है, बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का एक सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता बाल केंद्रित शिक्षा का एक सिद्धांत है। अगर यहाँ पे व्याख्या देखें तो आप व्याख्या देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रत्येक बच्चा की क्षमता, रुचि और गति के अनुसार शिक्षण पर जोर देती है। ठीक है, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो किस किस पे जोर देती है, बच्चे की क्षमता पर, रुचि पर और गति के अनुसार शिक्षण पर जोर देती है। यानी कि मैं आपको बताऊं साथियों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है जैसे कि बच्चे की मतलब बच्चा कैसे पढ़ सकता है, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के अंदर रुचि होनी चाहिए। जैसे कि एक आपको बुक दे दे, जैसे बिना चित्रों वाली बुक दे दो बच्चे को, तो क्या बच्चे को इंटरेस्ट आएगा उसमें, उसे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उससे देखेगा भी नहीं, वो पलटेगा नहीं। अगर वहीं पे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस बुक में आप जैसे कि फ्रूट्स ले लो, सेब, एप्पल माने सेब होता है तो सेब का चित्र बना दो, तो वहाँ पे बॉय लड़का का चित्र बना दो। तो ऐसी चीज़ों को बच्चा देखना पसंद करता है, उससे इंटरेस्ट आएगा, तो वो ऐसी क्या हो जाती हैं, बाल केंद्रित सब्जेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, बाल केंद्रित विषय हो जाती हैं, पाठ्यक्रम हो जाता है। तो वो चीज़ें इस बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र बनाना कौन सा कौशल है साथियों, चित्र बनाना गत्यात्मक कौशल है तो कौन सा है, स्थूल या सूक्ष्म है। तो चित्र बनाना यानी छोटी हल्की मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उसे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, सूक्ष्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं आप, व्याख्या पढ़ेंगे। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में हाथ उंगलियों की छोटी छोटी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म गत्यात्मक में हाथ उंगलियों की छोटी छोटी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ये व्याख्या यहाँ पे 1 नंबर का या 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु का बलबलाना संप्रेषण है। शिशु का बबलाना लिखा हुआ है, यानी कि बलबलाना है, यहाँ पे बलबलाना होगा। ठीक है, शिशु का बलबलाना संप्रेषण है तो कैसा है, पूर्व भाषाई संप्रेषण, यानी कि बच्चे को जब भाषा नहीं आती तो वो कैसे कहता है अपनी बातें। यानी बच्चे को भूख लगती है तो वो कैसे कहता है, ध्वनियों के माध्यम से ही कहता है। यानी बोलना तो उसे आता ही नहीं है तो वो कैसे कहेगा, उसे भाषा आता नहीं तो रो कर बताएगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें भूख लगती है तो वो रो देते हैं, रो कर बताते हैं तो मम्मी उन्हें दूध पिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। बोलना शुरू करने से पहले बच्चा ध्वनियों द्वारा भाव व्यक्त करता है। ठीक है, ध्वनियों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता है। जब बच्चा बोलना नहीं जानता है तब, ठीक है, उसे कुछ भी बोलना नहीं आता तो उससे पहले क्या करता है, वो ध्वनियों का प्रयोग करता है और ध्वनियों द्वारा ही अपने भाव व्यक्त करता है ताकि वो वहाँ के जो मम्मी पापा हैं उसके उसे समझ सकें। ठीक है, कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आप सभी को इसका आंसर पता ही था। और इसके जो लक्षण है आप देख सकते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या क्या होता है, इसमें मसूड़ों से खून आता है, कमजोरी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए हमने ये लिख रखे आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे भी आपने एक रिक्त स्थान वाले उत्तर दिए थे, इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के छोटे छोटे। ठीक है, तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें उदाहरण सहित समझाएंगे हम आपको। समावेशी शिक्षा की एक विधि है। तो समावेशी शिक्षा की आपको एक विधि लिखनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी है। तो इसमें जो और भी विधि होती है समावेशी शिक्षा की, लेकिन इसमें एक पूछा 1 नंबर का है तो हम एक ही लिखेंगे।
ज़्यादातर एक ही लिखना चाहिए, जैसे पूछ रहा है वो वैसे लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। तो क्योंकि हम और भी तो क्वेश्चन करने होते हैं, 20 क्वेश्चन है, उनमें वर्ड सीमा का भी ध्यान रखना होता है। तो ये एक वाक्य का है तो एक वाक्य में उत्तर दें। समावेशी शिक्षा की एक विधि होती है, तो इसमें एक वाक्य में लिखने के लिए आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा की एक विधि है सहपाठी शिक्षण, ठीक है, सहपाठी शिक्षण, पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग और इस उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सहपाठी शिक्षण होता है उसमें क्या होता है, तेज विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी को समझाता है। यानी कि आप भी जब स्कूल में होंगे तो आपने देखा होगा, जिस बच्चे को जो कुछ भी आता है वो एक ऐसे बच्चे को समझाता है जिसे कुछ नहीं आता है। टीचर्स भी बोल देते हैं कि आप अपने सहयोग में ग्रुप वगैरह बना के रहिए, जिसको नहीं आता है उसे सिखाओ, सिखाने से और ज़्यादा होशियार हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो तेज विद्यार्थी होते हैं वो कमज़ोर विद्यार्थियों को क्या करते हैं, समझाते हैं, जो भी क्वेश्चन रहता है उसे समझाते हैं, जिन पे आ जाता है वो उन बच्चों को समझाते हैं जिन पर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गत्यात्मक कौशल के भाग। तो गत्यात्मक कौशल के दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ठीक है। स्थूल गत्यात्मक कौशल यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यहाँ पे छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लिखने को भी बोल सकते हैं आपसे। सारे जो भी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम एक साथ लेके चल रहे हैं आपके, ताकि आपका नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए पेपर में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखिए। तो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण है, कोई दो लिखने आपको, यहाँ पे हमने बहुत सारे लिख रखे हैं। लिखना आप पेन से लिखते हो तो सूक्ष्म यानी छोटा छोटा लिखते हैं ना, हाथों का जो छोटी छोटी मांसपेशियां हाथ उंगली उनका प्रयोग हो रहा है लिखने में, तो क्या हो जाएगा, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। लिखना, चित्र बनाना, बटन लगाना, कागज मोड़ना, ये क्या हो जाएगा, सभी क्या है, ये सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा में मात्र आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, तो एक नंबर के लिए आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं जैसे हमने लिख रखी है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार सीखता है। यानी मैं अब तो बताऊं साथियों, जो बच्चा समाज में रहता है, आप भी समाज में रहते हैं, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आप लोग समाज के नियमों और मूल्यों को समझते हैं और व्यवहार सीखते हैं कि कैसा व्यवहार हो रहा है समाज के अंदर, ठीक है, ताकि आपके अंदर भी वो परिवर्तन आता है, वहीं से सीखते हैं। समाजीकरण वही कहलाता है, ठीक है। आप घुल मिल जाते हैं अपनी समाज में, क्या चल रहा है आपके समाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो हमें उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। एक नंबर में यहाँ पे बाल श्रम का अर्थ, बाल श्रम का अर्थ लिखना है, बाल श्रम होता क्या है, ठीक है। तो बाल श्रम में एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लिखना है निर्धारित आयु से कम आयु वाले बच्चों को काम कराना, यानी निर्धारित आयु से कम आयु वर्ग वाले बच्चों से काम कराना क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गवर्नमेंट द्वारा 14 वर्ष के बालकों की जो आयु होती है उससे नीचे आयु वाले बच्चों से काम कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है, ठीक है। 14 वर्ष जो गवर्नमेंट द्वारा, जो सरकार द्वारा निर्धारित आयु तय की गई है कि बच्चों से, जो बच्चे 14 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं वो बाल श्रम में आएंगे, लेकिन जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं वो बाल श्रम में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी आपने 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए 10 नंबर के, ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपको, कारण सहित हम आपको बताएंगे इसका आंसर, और 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो राइट आंसर होगा वही आपको लिखना है अपनी एग्जाम कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था की आयु समूह, यानी बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है, बाल्यावस्था की आयु लिखी या बाल्यावस्था की आयु समूह कितना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प 4 दिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे 6 से 12 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 5 से 11 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन 6 से 11 वर्ष है, और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे 5 से 10 वर्ष है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, पहले तो सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन वाला 6 से 12 वर्ष। और इसका जो सी ऑप्शन है ये भी इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक द्वारा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हमने नोट लगा के रख रखा है, जो बाल्यावस्था की आयु होती है जो मानी जाती है बेसिक, वो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। और किशोरावस्था की आपको पता ही है 12 से 18 या 13 से 18 वर्ष मानी जाती है। ऐसे ही बाल्यावस्था की आयु जैसे 6 से 12 वर्ष यानी 6 से 11 वर्ष भी मानी जाती है, कारण सहित हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है 5 से 5 तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसके बाद 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो
मध्य बाल्यावस्था होती है जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, 12 से आगे की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, यानी 12 से 18, 12 से 19 होता है कहीं कहीं, तो ऐसे होती है। इसका जो राइट आंसर इसमें बताया गया है सी राइट आंसर बताया गया है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष माना गया है। क्यों माना गया है, कारण आप यहाँ पे देखेंगे। मनोविज्ञान में बाल्यावस्था की मान्य आयु सीमा 6 से 11 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मनोविज्ञान में अगर 6 से 11 ऑप्शन है तो आप 6 से 11 भी कर सकते हैं, और अब यहाँ पे 6 से 12 भी कर सकते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। 6 से 11 में भी मिल जाएगा आपको नंबर, और 6 से 12 में भी आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाथ से संबंधित गत्यांतों विकास। जी हाँ दोस्तों, हाथ से संबंधित गत्यांतों विकास आपको बताना है। तो हाथ से संबंधित जो गत्यांतों विकास होता है उसके में ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो हाथ से कौन सा काम होता है वो आपको बताना है। ठीक है, हाथ से संबंधित गत्यांतों विकास। नृत्य करना, क्या नृत्य आप हाथ से करते हो? नहीं, गलत हो जाएगा, पैर से करते हैं। तैरना, क्या आप हाथ से तैरते हो? नहीं, पैरों से तैरा जाता है, गलत हो जाएगा। साइकिल चलाना, क्या आप हाथ से साइकिल चलाते हो या पैरों से चलाते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। बाल संवारना, जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बाल संवारना। जी हाँ, आप हाथों से ही बाल संवारते हैं, तो ये हाथों से संबंधित गत्यांतों विकास का उदाहरण हो जाएगा बाल संवारना। ठीक है, अब इसको समझाएंगे नीचे आपको कैसे क्या होगा। ठीक है, तो आपको कारण सही समझाएंगे। यहाँ पे देखेंगे नृत्य करना, तैरना, साइकिल चलाना, पूरे शरीर की गतिविधियाँ होती हैं इसमें। नृत्य करना, तैरना, साइकिल चलाना, और ये स्थूल कौशल में आता है। ठीक है, स्थूल कौशल में आता है, स्थूल कौशल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये पॉइंट देखें, बाल संवारना, ये हमने राइट आंसर लगाता। बाल संवारना यानी हाथ उंगलियों का कार्य होता है। ठीक है, हाथ उंगलियों से कार्य करना बाल संवारना, ये सूक्ष्म कौशल में आएगा, इसलिए ये हाथों से संबंधित गत्यात्मक कौशल हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाल संवारना। ठीक है, कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ की सूक्ष्म मांसपेशियों से संबंधित क्रिया होती है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अच्छे से समझा रहे हैं हम, आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, तो क्लास को लाइक कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक बहुत कम करते हैं यार आप लोग। शेयर कर दो सभी जगह, जो बहुत स्टूडेंट कम जुड़ रहे हैं, शेयर कर दो सब जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, बेल आइकन और रखो नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लगाव का सामाजिक घटक है। आपको लगाव का सामाजिक घटक बताना है। ठीक है, लगाव का सामाजिक घटक तो मानवता होगा, या उपयोगिता होगा, या विश्वास होगा, या माता पिता का व्यवहार होगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाएं, इसका राइट आंसर बता दें आपको, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माता पिता का व्यवहार होगा। ठीक है, और क्यों होगा यहाँ पे आपको समझाएंगे, जो लगाव का जो है वो यहाँ पे समझेंगे, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, मानवता होता है वो नैतिक गुण होता है। मानवता क्या होता है, एक नैतिक गुण होता है। उपयोगिता की बात करें तो लाभ से संबंधित होता है। विश्वास की बात करें तो ये मानसिक भावना होती है। ठीक है, अगर माता पिता का व्यवहार देखें तो ये सामाजिक वातावरण होता है। ठीक है, माता पिता का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, सामाजिक वातावरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता का व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता का व्यवहार। कारण जाने क्यों हो जाएगा, बच्चे का लगाव माता पिता के व्यवहार और देखभाल से बनता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका लगाव किससे रहता है, सबसे ज़्यादा माता पिता से ही रहता है। ठीक है, तो आप भी ये थोड़ा सोच समझ के ही करेंगे तब भी आप इनके आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का कारक है। सामाजिक परिवर्तन का कारक है, तो सामाजिक परिवर्तन का कारक आपको बताना है। समाज है, धर्म है, परिवार है, शिक्षा है। सामाजिक परिवर्तन का कार्य है साथी। परिवर्तन कौन लाता है, तो आपको समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक बताने हैं, तो यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, समाज में परिवर्तन वाले कारक देखेंगे, समाज, धर्म और परिवार, ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं क्या है, समाज, धर्म, परिवार। लेकिन शिक्षा की बात करें, शिक्षा परिवर्तन का मुख्य साधन है। सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य साधन है वो क्या है साथियों, शिक्षा है। ठीक है, समाज में शिक्षा ही परिवर्तन लाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण जाने क्यों, शिक्षा लोगों की सोच, ज्ञान और व्यवहार बदलती है, जिससे समाज में परिवर्तन आता है। यदि आपसे ऐसे पूछ ले 1 नंबर का, 2 नंबर का, तो आप लिख भी सकते हैं ये, और अच्छे से समझ भी सकते हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने इस टाइप के नोट्स क्रिएट किए ताकि आप इन्हें आसानी से पढ़ सकें और आसानी से आपको समझ आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है उसकी स्थापना आपको बतानी है। विकल्प दिए गए, ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम नीचे समझेंगे 4 विकल्प में से इसका जो राइट आंसर होगा वो समझेंगे। तो राइट आंसर आप देखें यहाँ पे, ये आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया था। आयोग भी देखें ये आयोग बच्चों के अधिकार की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2006 कारण जाने भारत सरकार ने इसे 2006 में स्थापित किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006। तो उम्मीद है आपको जो ऑब्जेक्टिव जितने भी हमने आपको अभी 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा चुके हैं हम आपको 15, ठीक है, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा चुके हैं 15 नंबर के। तो इसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 में से, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं ज़्यादा भी मिल सकते हैं। 5-6 मैं बता रहा हूँ इस क्लास से, तो 5-6 बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने आज की क्लास में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे जानकारी देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा, सब्सक्राइब करो बंटी क्लासेस को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब चैनल बंटी क्लासेस। और MP DLED का फुल कोर्स खरीदने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स खरीदे आसान भाषा में। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसान शब्दों को प्रयोग करते हुए आपके लिए नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे हैं। तो आप ये नोट्स खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। थोड़े से पैसे लगाइए और नोट्स परचेस कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। आपको जो MP DLED का फुल कोर्स मिलेगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। PYQ 2020 से लेकर 2025 तक के PYQ मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे जो MP बोर्ड में अब तक हुए हैं 2020 से लेकर 2025 तक, वो ओरिजिनल पेपर आपको दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव की आपको वीडियो क्लास मिलेगी, वीडियो क्लास जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वीडियो क्लास मिलेंगी आपको। ठीक है, PDF मिलेंगी। और ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जाम पेपर मिलेगा। आपको समझ आएगा किस टाइप के मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारी जानकारी आपको ब्लूप्रिंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पेन से लिखित नोट्स, जी हाँ दोस्तों, पेन से लिखित नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, पेन से लिखित नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास, जैसे कि आप ये क्लास देख रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास है। तो ये नोट्स के साथ आपको महत्वपूर्ण वीडियो जो प्रश्नोत्तर रहेंगे उनकी क्लास भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस करते हैं तो। ठीक है, और इसके साथ आपको एक स्पेशल ग्रुप में MP DLED एग्जाम फर्स्ट ईयर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपको एक स्पेशल ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जो कि MP DLED फर्स्ट ईयर 2026 का ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी कॉलेज आपको जानकारी दे या ना दे, लेकिन बंटी क्लासेस आपको सबसे पहले जानकारी देगी MP DLED की कि आपके एग्जाम कब हैं, तारीख क्या है, डेट क्या है, टाइम टेबल क्या है, कब क्या हो रहा है MP DLED में, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे एजेंट द्वारा एडमिशन लेते तो उन्हें पता ही नहीं रहता है, कॉलेज वाले जानकारी नहीं देते टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी एक स्पेशल ग्रुप में। तो बंटी क्लासेस कोर्स के बहुत सबसे ज़्यादा फायदे हैं, और जो ऊपर आपको बताया गया इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और एग्जाम तक फुल सपोर्ट मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स हमने दे दिया बात ख़त्म कर दी, नहीं, एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपको कोर्स में सब कुछ दिया जाएगा और एग्जाम तक फुल सपोर्ट किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आता है एग्जाम से एक दिन पहले भी आएगा तब भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप बंटी क्लासेस का जल्दी से कोर्स परचेस कर लें। आप देख सकते हैं MP DLED की सभी विषयों का नोट्स लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जल्दी से कोर्स परचेस कर लो, नोट्स ले लो। प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष आप जौन से भी ईयर में हो, आपकी जौन से ईयर की परीक्षा हो,
आप ले सकते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैसेज तो कर देते हैं लेकिन पेमेंट देखकर बोलते हैं सर हम नहीं ले पाएंगे। भाई आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो आप पढ़ोगे कैसे? आप यार 80-90 हज़ार में इतना पैसा खर्च करके डीएलएड कर रहे हो, आपकी परसेंटेज नहीं अच्छी बनी, आप फेल हो गए। मैं आपको क्लियर कर दूं, एमपी डीएलएड में बहुत से सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। अगर आप सेकंड चांस में परीक्षा नहीं देना चाहते, फेल नहीं होना चाहते, तो आप बंटी क्लासेस का कोर्स परचेज कर लो, नोट्स परचेज कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़े से पैसे नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा, फिर आप बाद में सोचते रहेंगे कि शायद हम बंटी क्लासेस के नोट्स ले लेते तो हमारी भी इतनी अच्छी परसेंटेज बन जाती, हम भी अच्छा स्कोर कर पाते, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नोट्स जल्दी से परचेज कर लो, कोर्स ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर आपके 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, शुरुआत में वही लिखने होते हैं आपको एग्जाम कॉपी में। उसके बाद हम आपके ये प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हकलाने के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। हकलाने के आपको 2 कारण लिखने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हकलाने के कारण लिखिए। तो हकलाने के आपको 2 कारण लिखने हैं। तो यहाँ पे हम मुख्य कारण की बात करें साथियों, तो हकलाने के जो मुख्य कारण है आप देख सकते हैं यहाँ पे मानसिक तनाव या डर। मानसिक तनाव या डर पहला कारण यही है, मानसिक तनाव या डर। बच्चे के अंदर मानसिक तनाव रहेगा और डर रहेगा, भय रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा? हकलाएगा, उसे डर लगेगा। जैसे आपने कोई बच्चा क्लास में खड़ा कर दिया और डरा के चल खड़ा हो जल्दी से बोल, ऐसे टीचर्स बोल देते ना, तो बच्चा डरेगा और हकलाएगा, ठीक है। वो सही से शब्दों शब्द नहीं बोल पाएगा, नहीं बच्चा डर के कारण शब्द दोहराने लगता है, ठीक है। वो सही से नहीं बोल पाता है, क्लियर नहीं, स्पष्ट आवाज़ नहीं निकल पाती है। और नेक्स्ट देखें आनुवांशिक कारण, यानी दूसरा जो कारण देखें आनुवांशिक कारण होता है, यानी कि मैं आपको तुम परिवार में किसी अखलाट हो तो बच्चे संभावना बढ़ती है, ठीक है। बच्चों में संभावना बढ़ती है, यानी कि आपके माता पिता यानी आपके परिवार में अगर कोई अखलाता हो तो उसके भी काफ़ी आनुवांशिक गुण होते हैं जो उस बच्चे में आ जाते हैं, जो वो भी अखलाना शुरू कर देता है, ठीक है। उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भाषा विकास में देरी, अगर सही से भाषा का विकास नहीं हुआ हो, उसे अच्छा ज्ञान नहीं हो शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में, यानी कि उसे अच्छे से नहीं पता हो कुछ भी, तो भाषा विकास में भी देरी के कारण भी वो अखलाने लगता है। अत्यधिक दबाव या डांट के कारण, यानी अत्यधिक प्रेशर बनाया जाता है, बच्चे पे दबाव बनाया जाता है, डांटा जाता है, तो भी वो अखलाना लगते हैं, बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट करने लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे, यदि बच्चे को जल्दी बोलने के लिए मजबूर किया जाए तो वह अखलाने लग जाता है, ठीक है। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अच्छे से समझाने के लिए एग्जामिनर को ये अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यदि बच्चे को जल्दी बोलने के लिए मजबूर किया जाए तो वह अखलाने लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक संप्रेषण क्या है? मौखिक संप्रेषण के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? तो यहाँ पे आप परिभाषा देखेंगे मौखिक संप्रेषण की। मौखिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार, भावनाएं और जानकारी दूसरे तक पहुँचाता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण यानी आप बोलते अपने मुंह से, अपने जो भी आपके मन में मस्तिष्क में विचार हैं वो आप सामने तक कैसे पहुंचाते, तो बोल के ही तो पहुंचाते हैं, तो वो वही तो मौखिक संप्रेषण, अपनी विचार, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, आप जानकारी दूसरों को देते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, तो वही तो क्या है? मौखिक संप्रेषण है, ठीक है। अगर इसकी विशेषताएँ पूछ लेता है तो अगर विशेषताएँ बात करें साथियों, मौखिक संप्रेषण की आप विशेषता देखेंगे तो आप यहाँ पे विशेषता भी देख सकते हैं, सीधे संवाद का माध्यम, तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, प्रभावी और सरल तरीका है। यानी कि जो संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण होता है यानी फेस टू फेस आप मेरे सामने बात करेंगे तो सीधे संवाद का माध्यम होता है। मैं सीधे मुंह आपसे बात कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कहोगे मैं जयपुर जा रहा हूँ, यानी मैं MP जा रहा हूँ या मथुरा जा रहा हूँ, आप ऐसे बोल सकते हैं। तुरंत प्रक्रिया मिलती है, आप तुरंत मुझे जवाब देंगे, जो भी है वो तुरंत बताएंगे। प्रभावी और सरल तरीका रहता है, आप पे तुरंत प्रभाव, मैं पूछूंगा आप कहाँ जा रहे हैं तो आप तुरंत बताएंगे मैं मुरैना जा रहा हूँ, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, और तुरंत सरल तरीका स्पष्ट में आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी विशेषताएं आप अपने शब्दों में लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में समझाना, मित्रों से बातचीत करना, ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में समझाना यानी कि बच्चों को तुरंत शिक्षक समझाता है ना, शिक्षक द्वारा कक्षा में समझाना और मित्रों से बातचीत करना इसका बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण का निष्कर्ष की बात करें साथियों,
और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा शब्द जोड़ने तो आप ये लाइन जोड़ सकते हैं, मौखिक संप्रेषण सबसे प्राचीन और प्रभावी संचार माध्यम है जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हैं अच्छे से याद करके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, पृथक्करण के रूप लिखिए। पृथक्करण यानी अलग होना होता है। पृथक्करण के रूप लिखने आपको, तो पृथक्करण क्या है, तो पृथक्करण का अर्थ जाने। पृथक्करण का अर्थ होता है व्यक्ति का समाज या समूह से अलग हो जाना। व्यक्ति का समाज या समूह से अलग हो जाना, किसी बच्चे को अलग करना किसी ग्रुप से या किसी क्लास से, तो वो क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण के रूप लिखने यहाँ पे, तो पृथक्करण के जो मुख्य रूप हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मुख्य रूप देखेंगे पृथक्करण के, तो सबसे पहला रूप है सामाजिक पृथक्करण। सामाजिक पृथक्करण कैसे होता है, जाति धर्म वर्ग के कारण दूरी बनाना। ठीक है, जैसे कोई बच्चा नीची जाति का होता है तो कोई बच्चा ऊपर जाति का होता है, जो ऊपर जाति वाले बच्चे होते हैं वो नीची जाति वालों को अलग कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो ये जाति धर्म के कारण दूरी बनाना क्या कहलाता है, सामाजिक पृथक्करण होता है। ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखें, भावनात्मक पृथक्करण। भावनात्मक पृथक्करण, पृथक्करण यानी परिवार से, भावनात्मक में आएगा परिवार से प्यार या अपनापन कम होना। ठीक है, भावनात्मक पृथक्करण में क्या आएगा, परिवार से प्यार या अपनापन कम होना क्या हो जाएगा, भावनात्मक पृथक्करण। यानी परिवार में आप रहते हैं, आपको प्यार नहीं मिलता है, ढंग से आपसे बातचीत नहीं करते हैं आपके माता पिता, तो आप वहाँ से अलग हो जाते हैं, आपका अपनापन कम हो जाता है। ठीक है, शैक्षिक पृथक्करण की बात करें, तीसरा पॉइंट देखें, जिसमें शिक्षा से दूर रहना। शैक्षिक पृथक्करण में आएगा शिक्षा से दूर रहना। आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आर्थिक पृथक्करण। आर्थिक पृथक्करण चौथा पॉइंट देखते हैं, गरीबी के कारण समाज में भाग ना ले पाना। ठीक है, गरीबी, जिन बच्चों में मतलब गरीब बच्चे होते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है समाज में, तो वो भाग नहीं ले पाते उसमें, उस समाज का उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। फिर उसके बाद सांस्कृतिक पृथक्करण यानी अपनी भाषा परंपरा छोड़ देना। ठीक है, सांस्कृतिक पृथक्करण में क्या आएगा, अपनी भाषा परंपरा छोड़ देना। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, जब गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है और समाज से दूर हो जाता है, तो यह कई प्रकार के पृथक्करण का उदाहरण है। ठीक है, और निष्कर्ष में आप ये देख सकते हैं, पृथक्करण व्यक्ति के विकास को बाधित करता है। ठीक है, पृथक्करण, अगर आपके जीवन में पृथक्करण आ जाए तो आपका जो विकास है वो बाधित हुआ। क्यों, आपके माता पिता आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपको उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, अपनापन खत्म होगा, तो आप कुछ और सोचने लगेंगे, तो ये क्या करता है, आपके विकास में बाधा डालता है। ठीक है, तो आप ये ऐसे अच्छे से इसे पढ़िएगा। नोट्स लिए होंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने बंटी क्लासेस का नोट्स लिया है, कोर्स लिया है, तो आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाल शोषण का अर्थ। बाल शोषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बाल शोषण का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है, बाल शोषण वह स्थिति है जिसमें बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन करके उसे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक नुकसान पहुंचाया जाता है। बाल शोषण क्या है साथियों, बाल शोषण वह स्थिति है जिसमें बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन करके उसके शरीर को शारीरिक और मानसिक व भावनात्मक नुकसान पहुंचाया जाता है बच्चों को। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, पॉइंटों द्वारा हमने आपको समझाया। बच्चे से ज़बरदस्ती काम कराना। ठीक है, बच्चे से ज़बरदस्ती काम कराना, जैसे कि बाल शोषण में 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनसे जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे होते हैं, उनको काम नहीं कराना चाहिए, उन पर काम नहीं कराना चाहिए, वो बाल शोषण में आता है। ठीक है, तो बच्चे से ज़बरदस्ती आप काम करा रहे हैं तो क्या आएगा, ये बाल शोषण हो रहा है। बच्चे का मार पीटना या डराना, बच्चे को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, बाल शोषण में आएगा। गाली देना या अपना अपमान करना बच्चे का, किसी बच्चे से आप गाली गलौज कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, बाल शोषण में आएगा। शिक्षा से वंचित रखना, बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना, ये क्या आएगा, बाल शोषण में आएगा। ठीक है, ये बाल शोषण के पॉइंट है, कारण है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये कारण भी लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है बाल शोषण के कारण लिखिए, बाल शोषण के मुख्य कारण लिखिए, या बाल शोषण क्या होता है, ये आप ये पॉइंट हमने जो बनाया वो लिख सकते हैं आप, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का है, आप लिख सकते हैं। गलत काम करवाना, बच्चों से गलत काम करवाना, शिक्षा से वंचित करना, ये क्या है, बाल शोषण। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, यदि किसी बच्चे को होटल में काम करने के लिए मजबूर किया जाए
और पढ़ने नहीं दिया जाए तो यह क्या है, एक बाल शोषण है। ठीक है, बाल शोषण का उदाहरण है यदि किसी बच्चे से आप काम करा रहे हैं, उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आप उसे पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, बाल शोषण है। ठीक है, उस बच्चे का शोषण हो रहा है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने निष्कर्ष निकाला हुआ है। बाल शोषण बच्चे के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य तो खराब होगा ही होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा बच्चे का, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। आप उससे बोल रहे ये काम करो वो काम करो, आज ज़्यादातर बच्चों को ईंट के भट्टों पे लगाया जाता है। तो ये क्या है, सभी चीज़ ये बाल शोषण के क्या है, ये बाल शोषण ही तो है, ये सब कुछ बाल शोषण के कारण है ये सब जो हमने आपको पॉइंट बताए। ठीक है, तो आप ये बाल शोषण के बारे में लिख सकते हैं। ये PDF आपको नोट्स वाले चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स लिए होंगे आपने। किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। किशोरावस्था के बारे में, जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है, किशोरावस्था बचपन और युवावस्था के बीच की अवस्था होती है जिसमें तेजी से बदलाव होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में तेजी से बदलाव होते हैं। बाल्यावस्था और उसके बाद जो युवावस्था आती है साथियों, उसके बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। इसमें जो जिसकी जो विशेषताएं, इसमें क्या क्या होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे। जो किशोरावस्था होती है इसमें शरीर का तेज़ी से वृद्धि होती है, शरीर का तेज़ी से विकास होता है, हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है। आत्म पहचान की खोज होती है इसमें, आत्म पहचान और मित्रों का अधिक प्रभाव रहता है। आपके मित्र ने बोल दिया भाई सिगरेट पीनी, तो आप सिगरेट पीने लग जाओगे। मित्र ने बोल दिया ये काम करना है तो आप वो काम करने लग जाओगे। मित्रों का अधिक प्रभाव रहता है इस अवस्था में। और आत्म पहचान, अपनी पहचान बनाने का जोश रहता है। ठीक है, स्वतंत्र इच्छा रहती है, स्वतंत्र इच्छा, मैं ये करूँगा तो ये करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा रहता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें, किशोर यानी कि किशोर होते हैं जो 12 से 18 अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनको किशोर बोला जाता है। ठीक है, किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष में जो बच्चे आते हैं वो अपने निर्णय यानी अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो खुद ही करना चाहते हैं। ठीक है, अपने ऊपर जो भी लागू करते हैं वो खुद ही लागू करना चाहते हैं, माता पिता की बात कम मानना। ठीक है, बच्चे जो 12 से 18 वर्ष वाले बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की बातों को कम मानते हैं, माता पिता कहते हैं उसे अनदेखी करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता की भावना का एक संकेत होता है। ठीक है, यह स्वतंत्रता की भावना का संकेत है। निष्कर्ष की बात कर साथियों, यह व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है साथियों 12 से 18, ये व्यक्तित्व निर्माण की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जिसमें अगर बच्चा सही इस अवस्था में बच्चा सही से अपने आप को ले गया तो वो सही बन जाएगा, अगर गलत दिशाओं में ले गया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। ये आपके ऊपर होता है कि आप 12 से 18 वाली अवस्था में आप क्या करना चाहते हैं। गलत तरीके से गलत इरादों में चले गए तो आप गलत बन जाओगे, अगर सही तरीके या सही दिशा में चले गए तो आप सही बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, स्थूल गति कौशल की विशेषताएं। स्थूल गति कौशल की विशेषताएं, तो स्थूल गति कौशल की विशेषताएं आपको बतानी है। तो स्थूल गति कौशल में आपको ध्यान रखना है, स्थूल गति कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे स्थूल गति कौशल यहाँ पे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, सूक्ष्म गति यहाँ पे छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताए थे हम, तो आप ये देख सकते हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं इन पॉइंट को। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि ये सारे शब्द हमने सरल लिए हैं आपके लिए ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं आप देख सकते हैं, स्थूल गति कौशल की जो विशेषताएं इसमें क्या होता है, विशेषता देंगे पहले पॉइंट में, दौड़ना कूदना चढ़ना जैसी गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, स्थूल गति कौशल में क्या होता है, दौड़ना कूदना चढ़ना जैसी गतिविधियाँ होती हैं। बच्चा करता रहता है उल्टे सीधे काम, कभी दौड़ेगा कभी कूदेगा कभी चढ़ेगा। तो ठीक है, और उसके बाद संतुलन और नियंत्रण बढ़ता है। ठीक है, संतुलन और नियंत्रण बढ़ता है, शरीर मजबूत बनता है। दौड़ोगे उछलोगे कूदोगे तो जो इसमें क्या होगा, शरीर आपका मजबूत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहन शक्ति विकसित होती है। ठीक है, सहन शक्ति विकसित होती है, समन्वय क्षमता बढ़ती है। समन्वय क्षमता क्या होती है, बढ़ती है इसमें। और उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण देखेंगे, फुटबॉल खेलते समय दौड़ना, किक मारना और दिशा बदलना स्थूल गति कौशल का प्रयोग है। ठीक है, स्थूल गति कौशल के क्या है, ये प्रयोग है। निष्कर्ष, यह शारीरिक विकास का आधार होता है। ठीक है, स्थूल गति या स्थूल गत्यात्मक कौशल भी कह सकते हैं इसे। स्थूल गति या स्थूल गत्यात्मक कौशल ये शरीर विकास का आधार होता है। ठीक है, इसमें संपूर्ण शरीर का विकास होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बचपन पर सकारात्मक प्रभाव। यानी आपको बचपन पर बताना है जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है बचपन पर, सकारात्मक प्रभाव बताना है आपको। तो वैश्वीकरण ने बच्चों के जीवन में कई अच्छे बदलाव लाए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं बच्चों के जीवन में अच्छे नए बदलाव लेके आया है। तो कौन कौन से बदलाव लेके आया है वैश्वीकरण, आप यहाँ पे देखेंगे। नई तकनीक से सीखने का अवसर, वैश्वीकरण है वो बचपन में बच्चों पर क्या असर डालता है, नई तकनीक से सीखने के अवसर प्रदान करता है, इंटरनेट से ज्ञान बढ़ाता है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी देता है, नई भाषाएं सिखाता है, नई भाषाएं सीखना, बेहतर करियर विकल्प। ठीक है, बेहतर करियर विकल्प। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चा घर बैठे दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। ठीक है, निष्कर्ष, सही मार्गदर्शन में वैश्वीकरण बच्चों के विकास को तेज करता है। सही मार्गदर्शन में कहें तो वैश्वीकरण बच्चों के विकास को क्या करता है, तेज करता है। आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, कम से कम पैसों में, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी कोचिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर बैठे ही, तो ये क्या है, वैश्वीकरण का उदाहरण है। छात्र की गैर हाजिरी का प्रभाव बताना है। ठीक है, छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव, छात्र स्कूल नहीं जाता है कंटिन्यू, तो उसके बारे में इसमें बताया गया, छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। हम सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो एमपी बोर्ड में पूछे गए अब तक। स्कूल से बार बार अनुपस्थित रहने से बच्चे के विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं कि ये गैर हाजिरी क्या है, मतलब क्या है। तो आप यहाँ पे ये लाइन पढ़िएगा, तो आप अब इस लाइन को पढ़कर आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगा गैर हाजिरी का मतलब क्या होता है, छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव। तो स्कूल से बार बार अनुपस्थित रहने से, यानी स्कूल ना जाने से, बार बार रहने से, अनुपस्थिति यानी आपकी जो हाजिरी होती हैं वो नहीं भर पाती हैं, तो इससे बच्चे के विकास पर क्या पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप पे क्या पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों में कमी आएगी आपकी, आप स्कूल रेगुलर नहीं जाएंगे तो आप देखेंगे पढ़ाई में कमजोरी। पहला पॉइंट क्या है, पढ़ाई में कमजोरी। आप रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। आपको पता नहीं चलेगा आज क्या पढ़ाया है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई है, कौन सा पार्ट पढ़ाया है, आज हमारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, तो पढ़ाई में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्लास आज आपके लिए क्लास बनाई है, इसमें मैं आपको पढ़ा दूँ, आप इस क्लास को मत देखो, दूसरे दिन देखो दूसरी क्लास, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। जैसे कमजोरी वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को आप नहीं देखोगे, अगर आपने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया होता तो आपको पता ही नहीं चलता। तो इसमें क्या आती है, आपकी पढ़ाई में क्या आती, कमजोरी आती। ठीक है, पाठ समझने में कठिनाई, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज मैं कोई पाठ शुरू कर रहा हूं, मैंने पाठ शुरू कर दिया और कल आज आप स्कूल नहीं आए, क्लास में नहीं बैठे थे, अनुपस्थित रहे थे, और कल आप स्कूल में आते हैं तो आपको पाठ समझने में कठिनाई आएगी कठिनाई, क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की है पाठ को। जब हमने समझाया था तब आप क्लास में नहीं थे, तो आपको क्या आएगी, पाठ समझने में कठिनाई आएगी। उसके बाद अनुशासन में कमी। ठीक है, आप रेगुलर स्कूल नहीं आएंगे तो स्कूल के नेम वगैरह आप नहीं सीख पाएंगे, आपके अनुशासन में कमी आएगी, क्योंकि डेली स्कूल में कुछ ना कुछ नया बताया जाता है। अगर आप डेली क्लासेस स्कूल आएंगे तो आपको हर चीज़ की मालूम रहेगी और आप अच्छा अनुशासन में रह सकते हैं। अनुशासन में नहीं जाएंगे आप स्कूल रेगुलर, तो आपके अनुशासन में क्या आएगी, कमी आएगी। परीक्षा परिणाम खराब, यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते तो आपका परीक्षा परिणाम खराब होगा, यानी आपका रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई नहीं है। आप एक महीने में 3-4 दिन स्कूल गए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाया, तो आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने अभी हम आपको क्लास दे रहे हैं, इसमें से आपको थोड़ा बहुत देखना है, इस क्लास को, पूरा क्लास को नहीं देखना है। फिर उसके बाद इस क्लास से क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपकी परीक्षा परिणाम खराब होगा कि नहीं होगा। बस यही चीज़ इसमें समझाई गई है, परीक्षा परिणाम आपका खराब होगा, आपका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ा है। अगर अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट्स ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप नोट्स नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका परीक्षा परिणाम खराब होगा। अगर आप नोट्स लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें लिख सकते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक कौशल कम। ठीक है, सामाजिक कौशल कम होता है। अब इसके उदाहरण की बात करें साथियों,
उदाहरण देखें। जो छात्र नियमित स्कूल नहीं जाता है वह कक्षा की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है। ठीक है, कक्षा में जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें भाग नहीं ले पाता है बच्चा, तो वो काफ़ी चीज़ों से वंचित रह जाता है, उसे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और निष्कर्ष की बात करें तो नियमित उपस्थिति सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो नियमित उपस्थिति सफलता के लिए आवश्यक है। आपकी जो सफलता के पीछे जो रहता है वो क्या रहता है, नियमित उपस्थिति रहती है। अगर आप डेली स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका परीक्षा परिणाम भी बेहतर होगा और आपकी सफलता हासिल होगी। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेल की विशेषताएं। खेलों की विशेषताएं लिखिए, आप खेल की विशेषता लिखनी है। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक है, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। अगर आपसे ये परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हैं, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो खेल की विशेषताएं होती हैं। खेल क्या होता है, खेल की विशेषताएं आप देख सकते हैं। स्वैच्छिक और आनंददायक होता है। खेल कैसा होता है, स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा से खेला जाता है, और आनंददायक होता है, आनंद देने वाला होता है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। खेल होते हैं वो शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आप खेलोगे तो आपका शरीर काम करेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मानसिक तनाव कम करते हैं। खेल क्या करते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं। सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं। आपकी टीम में जितने भी साथी होंगे आप उनको देखेंगे, वो आप उनसे कुछ कहेंगे, वो आपसे कुछ कहेंगे, तो आप सहयोग भी सीखेंगे और टीम वर्क सीखेंगे। ठीक है, नियम पालन की आदत डालते हैं। ठीक है, और जो खेल होते हैं, जो मेन पॉइंट है खेल का साथियों, नियम पालन की आदत, क्योंकि हर एक खेल के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो नियमों के अनुसार खेलते हैं तो आपकी टीम जीतेगी भी और आपके अंदर एक जोश और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आपके अंदर जो है वो नियम पालन की आदत आ जाएगी। ठीक है, आप फिर नियम अनुसार काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नियम से हमेशा जीत होती है अगर आप नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये खेलों की विशेषताएँ। अब नेक्स्ट देखें साथियों, इसके उदाहरण देखें। क्रिकेट खेलने से बच्चा अनुशासन और टीम भावना सीखता है। ठीक है, ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। क्रिकेट खेलने से बच्चा अनुशासन और टीम भावना सीखता है। निष्कर्ष, खेल शिक्षा का आवश्यक भाग है। ठीक है, खेल है वो शिक्षा का क्या है साथियों, आवश्यक भाग होता है खेल। ठीक है, खेल से आप अच्छे से सीख सकते हैं, आपका मानसिक तनाव दूर होता है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिपक्वता की विशेषताएं। परिपक्वता की विशेषताएं आपको बतानी। ठीक है, परिपक्वता की विशेषताएं। तो परिपक्वता क्या होती है साथियों, परिपक्वता वह अवस्था होती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित व्यवहार करने लगता है। ठीक है, परिपक्वता यानी परिपक्व व्यक्ति कब बनता है उसकी विशेषता बतानी। परिपक्वता तब आती है, उस अवस्था में आती है। परिपक्वता अवस्था वह होती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब इसमें इसकी जो विशेषताएं आप देखेंगे, परिपक्वता की विशेषताएं, तो यहाँ पे ये लिख रखी है। पहली विशेषता देखें, उम्र के साथ विकास। ठीक है, उम्र के साथ विकास होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, भावनाओं पर नियंत्रण होता है, व्यवहार में स्थिरता आती है और अनुभव में सुधार आता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं और इसके उदाहरण और निष्कर्ष भी देख सकते हैं आप। उदाहरण देखें, बड़ा बच्चा छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता है। बड़ा बच्चा छोटी बात पर गुस्सा नहीं आता है, उसके अंदर परिपक्वता आ गई है, मानसिक विकास हो गया उसका अच्छे से। ठीक है, तो यह परिपक्वता का संकेत है, बड़ा बच्चा छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता है। ठीक है, और निष्कर्ष, परिपक्वता जीवन अनुभव और विकास का परिमाण है। ठीक है, परिपक्वता क्या है साथियों, जीवन अनुभव और विकास का परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया बंटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो बंटी क्लासेस को जल्दी सब्सक्राइब करो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बंटी क्लासेस को। ठीक है, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, और ये कोर्स परचेस कर लो। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। कोर्स परचेस कर लो भाई, जल्दी करो, नोट्स ले लो। नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। कोई भी स्टूडेंट कंजूसी ना करे, जल्दी से कर लो, नहीं तो बाद में आप पछताते रहोगे। बहुत कुछ मिलेगा आपको कोर्स में, आप देख सकते हैं। नोट्स मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, वीडियो क्लास में ब्लूप्रिंट मिलेगा, पेन से लिखित नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो क्लास मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कर लो बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, और कोर्स परचेस कर लो, नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। वीडियो को लाइक करो, क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ दोस्तों, पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पालन पोषण कई सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, पालन पोषण किससे प्रभावित होता है, कई सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है पालन पोषण। तो कौन कौन से मुख्य कारक हैं इसके, आप यहाँ पे देखेंगे। पहले देखते हैं, पहला कारक देखेंगे परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति, गरीब परिवार में संसाधन कम होने से पोषण व शिक्षा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, गरीब परिवार में संसाधन कम होने से पोषण व शिक्षा प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, माता पिता की शिक्षा। शिक्षित माता पिता, माता पिता की शिक्षा यानी कि शिक्षित माता पिता बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। ठीक है, शिक्षित माता पिता हैं वो बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, संस्कृति व परंपराएं। जैसे कुछ समाजों में अनुशासन कठोर होता है और कुछ में स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, चौथा, परिवार का आकार। अधिक बच्चों वाले परिवार में व्यक्तिगत ध्यान कम मिल सकता है। ठीक है, परिवार का आकार जिसमें बच्चे परिवार ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें बच्चों का ध्यान कम उन पे व्यक्तिगत ध्यान कम मिल पाता है। ठीक है, मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, माता पिता का स्वभाव। माता पिता का स्वभाव प्रेमपूर्ण व्यवहार आत्मविश्वास बढ़ाता है और कठोरता डर पैदा करती है। ठीक है, अगर जिनके माता पिता सही हैं, प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के प्रति, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों के प्रति। वो कोई भी चीज़ बच्चे अपने माता पिता से नहीं छुपा पाते हैं, वो सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं, सही गलत फिर माता पिता उन्हें समझाते हैं। और कठोरता डर पैदा होती है, यानी कि माता पिता जहाँ पे बच्चों को डरा धमका कर रखते हैं वहाँ पे बच्चे कुछ बता नहीं पाते अपने बच्चों को, डर के मारे माता पिता को बच्चे डर जाते हैं तो बता नहीं पाते हैं, तो वो सही गलत नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो माता पिता को भी सही होना चाहिए, प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देगा, यदि माता पिता रोज़ कहानी सुनाते हैं तो बच्चे का भाषा हुआ भावनात्मक विकास बेहतर होता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा साथियों, शिशु गृह चुनते समय ध्यान देने योग्य बात है। शिशु गृह चुनते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पॉइंट बना के लिख रखा है। सबसे पहले स्थान सुरक्षित व साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रशिक्षित देखभाल करता हो, अच्छे से देखभाल करने वाला होना चाहिए। और 3 नंबर पर देखें, बच्चों स्टाफ अनुपात उचित होना चाहिए, यानी बच्चों के प्रति जो स्टाफ है वो कैसा है, कितने लोग हैं बच्चों के अनुसार हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखें, खिलौने व सीखने की सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, यानी खिलौने व सीखने की सामग्री उपलब्ध है या नहीं है वो भी देखना है आपको। और 5वां पॉइंट देखें, पोषण युक्त भोजन दिया जाता है या नहीं, यानी कि काफ़ी ऐसे शिशु गृह होते हैं यहाँ पे भोजन अच्छा नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ आपको देखनी है, पोषण युक्त भोजन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छठा पॉइंट देखें, स्वास्थ्य व प्राथमिक उपचार की सुविधा है कि नहीं है, सुविधा है या नहीं है वो भी देखना है आपको। और लास्ट आपका देखें, सुरक्षा व्यवस्था CCTV आदि हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, CCTV आदि हो ताकि बच्चों का पता रहे कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 बातों का ध्यान रखना है आपको। उदाहरण देखें, यदि क्रैच में साफ खिलौने व सुरक्षित फर्श हो तो बच्चे बीमार या घायल नहीं होते हैं। ठीक है, यदि क्रैच में साफ खिलौने व सुरक्षित फर्श हो तो बच्चे बीमार या घायल नहीं होते हैं, ये उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में, अच्छा शिशु गृह बच्चे के प्रारंभिक विकास की मजबूत नींव बनाता है। ठीक है, अच्छा शिशु गृह बच्चे के प्रारंभिक विकास की मजबूत नींव बनाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनाथालय में बच्चे की कठिनाइयाँ। तो अनाथालय में बच्चे की कठिनाइयाँ ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, दूसरी क्लास आएगी हमारी क्लास 2, उसमें आपको ये 13 से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 2 में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास आपकी हो चुकी है लाइव, आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं,
सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए आपको। अच्छे से इस वीडियो क्लास को 2-3 बार देख लेना है और इस नोट्स की PDF आप बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो जल्दी। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पैसों में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये समय चला गया वो चला जाएगा, बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो जल्दी और क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 500 लाइक कराना है आपको इस क्लास पे, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।